अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया है। घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने उसे एक मास्टरमाइंड और दिल्ली लिकर स्कैम का मास्टर प्लानर कहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर है जो आजादी के बाद जेल गए हैं। A sitting chief minister has been arrested. एक तरफ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट ऑपोजिशन लीडर को जेल में डालकर डेमोक्रेसी खत्म कर रही है, वो भी लोकसभा इलेक्शन के कुछ हफ्ते पहले ही। और राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बारे में कहा कि एक डरा हुआ डिक्टेटर डेमोक्रेसी खत्म करना चाह रहा है। ये अलग बात है कि मार्च 2022 में राहुल गांधी की पार्टी ने दिल्ली पुलिस को लेटर लिखा कि आम आदमी की लिकर पॉलिसी में करप्शन है। सीएम अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद उनके वर्कर्स ने दिल्ली में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। इसके कारण कई जगह पर सेक्शन 144 लगाई गई है। दूसरी तरफ सरकार के सपोर्टर कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और ओपोजिशन हमेशा रोते रहते हैं, वो सीबीआई और ईडी को अपना काम क्यों नहीं करने देते। इसी टॉपिक पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये लिकर स्कैम क्या है, ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर क्या इल्जाम लगाया है और किस हद तक ये इल्जाम सच है। हम सबसे पहले बात करेंगे लिकर स्कैम के बारे में, और इसको समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे देश में दारू बिकती कैसे है। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने कई डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं जो सीबीआई और ईडी ने शेयर किए थे। ये एक आम शराब की दुकान है दिल्ली में, इसे ठेका भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही सादी सी दुकान है जहाँ से कई लोग कुछ भी खरीदना नहीं चाहते। और मनीष सिसोदिया ने इस दुकान के बारे में 2021 में बात की थी, जब उन्होंने कहा कि ऐसी दुकानों में इतना बुरा एनवायरनमेंट है कि कस्टमर मर्यादा से नहीं ट्रीट किया जाता, मुझे इसको बदलना है। और दिल्ली के स्कूलों के नक्शे बदलने वाले मिनिस्टर लिकर शॉप को क्यों सुधारना चाहते हैं, इसलिए आपको समझना होगा कि दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट अल्कोहल से इतना प्यार क्यों करती है। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे कमाने के दो तरीके हैं, ऑन रेवेन्यू या ट्रांसफर फ्रॉम द सेंटर। ऑन रेवेन्यू में आता है वो पैसा जो एक स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्स सोर्सेज से कमाती है, जैसे कि स्टेट जीएसटी, पेट्रोल या डीजल पर वेट, अल्कोहल पर एक्साइज ड्यूटी, और नॉन टैक्स सोर्सेज जैसे कि लाइसेंस बेचकर और सरकारी कंपनी के प्रॉफिट। ट्रांसफर फ्रॉम द सेंटर के भी दो टाइप्स होते हैं। एक है जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी प्रकार की मदद करती है। दूसरा स्टेट का शेयर होता है स्टेट टैक्स पर। अपना खुद का पैसा कमाने के लिए स्टेट के लिए अल्कोहल का रेवेन्यू बहुत जरूरी है, जैसे कि कर्नाटका की 22.9% ऑन रेवेन्यू अल्कोहल की एक्साइज ड्यूटी से आती है, जबकि ये परसेंटेज दिल्ली के लिए 19.9% है। अपने टैक्स रेवेन्यू को तेजी से बढ़ा देने का एक तरीका है अपने पेट्रोल, डीजल या अल्कोहल पर लगाए गए टैक्स को बढ़ा देना। मगर क्यों स्टेट गवर्नमेंट डीजल और पेट्रोल पर टैक्स नहीं बढ़ाती, सिर्फ अल्कोहल पर ही क्यों? क्योंकि इन पर टैक्स बढ़ाए तो ये इलेक्शन का मुद्दा बन जाता है। कुछ स्टेट के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो है अल्कोहल को बेचकर अपने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना। ये योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश में लंबे समय से कर रही है, जिसकी वजह से उनका अल्कोहल रेवेन्यू 3 साल में बढ़ गया है 14,000 करोड़ से सीधा 41,250 करोड़ तक। एम गोविंद राव 14th फाइनेंस कमीशन के मेंबर है। उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट अल्कोहल पर टैक्स बढ़ा सकती है क्योंकि कस्टमर इतने बेचैन होते हैं, अगर प्राइस बढ़ जाए तो भी वो खरीदेंगे। ये टैक्सेस जो आप सरकार दिल्ली में बढ़ाना चाहती थी, आप सरकार ने 2020 में कहा दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी जो कांग्रेस सरकार ने डिसाइड की थी उसमें 3 प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत ही खराब है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली के लिकर शॉप हरियाणा के लिकर शॉप को टक्कर नहीं दे पा रहा है। और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली में एक लिकर माफिया है जो करप्शन कर रहा है, जिससे सरकार का टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है। फरवरी 2021 में सीएम केजरीवाल ने एक कमेटी बनाई ग्रुप ऑफ पॉलिसी को डिजाइन करने के लिए। इस कमेटी में डिसाइड हुआ कि अल्कोहल शॉप के लिए एक लाइसेंस सेल करेंगे ताकि पूरे शहर में लिकर शॉप इक्वली बनती रहे। इसके लिए दिल्ली में 32 एरिया डिसाइड किए गए और हर एरिया में लाइसेंस बेचे गए। कहा कि हर एरिया में 27 लिकर शॉप हो सकती है, यानी कि 32 into 27, तो दिल्ली में 849 लिकर शॉप होगी और दिल्ली सरकार इन दुकानों के लाइसेंस को बेचकर पैसा कमाएगी। कोई भी सरकार अल्कोहल बेचकर 3 तरीके से पैसे कमा सकती है, लाइसेंस बेचकर, एक्साइज ड्यूटी से और वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वेट। याद रखें कि अल्कोहल पर जीएसटी लागू नहीं होता है, उस पर वेट लागू होता है ताकि हर स्टेट अपना अपना टैक्स फिक्स कर सके। दिल्ली सरकार का एम था कि हम तीनों चीजों से पैसा कमाएंगे। पहले सिर्फ 630 शॉप्स थी, अब 849 शॉप्स है और सभी प्राइवेट है। दिल्ली सरकार ने सभी एरियाज में लाइसेंस की स्टार्टिंग प्राइस 221 करोड़ डिसाइड की थी। दुकान खोलने के लिए कुछ रूल्स डिसाइड किए, जैसे कि शॉप का एरिया कम से कम 500 स्क्वायर फीट होना चाहिए,
शॉप फुली एयर कंडीशन होनी चाहिए और शॉप की लाइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए ताकि कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा हो। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने कहा कि पूरे सिटी में 5 सुपर प्रीमियम शॉप्स होगी, ये 5 गुना बड़ी होगी, यानी कि कम से कम 2500 स्क्वायर फीट की होनी चाहिए। ये सब तो बहुत अच्छा लग रहा है, फिर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल क्यों गए? इस पॉलिसी को लागू किया गया और अगस्त 2021 में आम आदमी पार्टी ने अनाउंसमेंट की कि ये सुपर हिट हो गई है। पूरे 32 लाइसेंस बेचे जाने थे, लेकिन सरकार ने 20 लाइसेंस से ही 5300 करोड़ रुपए कमाए। आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि ये एक सुपर हिट पॉलिसी है और दूसरी ओर कई लोग इसका विरोध कर रहे थे। ये प्रोटेस्ट बीजेपी ने शुरू किया। इस पॉलिसी के बाद सरकार के खिलाफ 134 केसेस कोर्ट में गए। ज्यादातर केस ये थे कि अल्कोहल की दुकानें गलत एरियाज में खुल रही है और अब आम आदमी पार्टी के लिए प्रॉब्लम्स और भी बढ़ गई है। ये पॉलिसी की वजह से ही दिल्ली और गुड़गांव के बीच एक वॉर शुरू हो गई है, प्राइस वॉर। दिल्ली के विक्रेताओं ने तो बाकायदा पर्चे छपवा कर बंटवा दिए हैं कि अब गुरुग्राम क्यों, आपको दिल्ली में ही सस्ती शराब मिल जाएगी। इसी वजह से कई दुकानदार ने अपना बिजनेस छोड़कर लाइसेंस सरकार को वापस कर दिया। 32 एरियाज में से 9 एरियाज तो बिल्कुल खाली हो गए थे। यहाँ सरकार का इरादा था कि 849 दुकानें खोली जाएंगी। मई 2022 तक सिर्फ 639 दुकान बची थी, जिनमें से जुलाई 2022 तक सिर्फ 464 दुकान बची थी। इस वजह से दिल्ली सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये नुकसान हमसे नहीं हुआ, बल्कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से हुआ है। जुलाई 2022 में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने एलजी वीके सक्सेना को एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि पॉलिसी में कई इरेगुलरिटीज मिली है। उनकी रिपोर्ट में नरेश कुमार ने सरकार के एक्साइज सेक्शन के खिलाफ 3 आरोप लगाए। पहला आरोप था कि इस पॉलिसी में कई बदलाव किए गए जिससे सरकार की इनकम कम हुई। तब उन्हें अपनी रिटेल शॉप एयरपोर्ट अथॉरिटीज में खोलनी थी, तो उन्हें नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी नहीं मिला। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अगर कंपनी को एनओसी नहीं मिला तो ये गलती कंपनी की थी, तो फिर आपने ये डिपॉजिट वापस क्यों किया? दूसरा आरोप ये है कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक कार्टेल बनाया। जब कई कंपनी एक साथ काम करती है तब बाजार में कोई कंपटीटर नहीं होता, तो ये एक कार्टेल होता है। सरकार ने पॉलिसी रूल्स तो बनाए थे, लेकिन उनका फॉलो सही ढंग से नहीं हुआ और चुपके से कई कंपनीज को लाइसेंस दिए गए थे। तीसरा आरोप था कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने पॉलिसी में एलजी और कैबिनेट के परमिशन के बिना कई बदलाव किए थे और रिपोर्ट में कहा गया था कि आपने ये सब किया ताकि उन्हें कुछ कंपनी से पैसे मिल सके जो उन्होंने पंजाब के चुनावों में इस्तेमाल करने थे। लेकिन एक बात तो साफ थी, ये नई एक्साइज पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं है। ईडी का ये प्रेस रिलीज और मनीष सिसोदिया के केस जो सुप्रीम कोर्ट में नोट था, ये पॉलिसी 31 जुलाई 2022 को वापस ली गई और 17 दिन के बाद सीबीआई ने फिर दर्ज की। इसमें 15 लोगों के नाम थे, मनीष सिसोदिया भी उनमें थे। 2 दिन बाद सीबीआई ने 31 लोकेशन पर रेड की जो मनीष सिसोदिया से जुड़े थे, उनका घर भी शामिल था। ईडी ने प्रिवेंशन अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसमें सितंबर 2022 से लेकर फरवरी 2023 के बीच कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। और ये मामला पॉलिटिक रूप से और भी गंभीर बन जाता है जबकि कविता का नाम ईडी की चार्जशीट में मेंशन किया गया था, जो केसीआर की बेटी है। 26 फरवरी 2023 को आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगता है। दिल्ली के शराब घोटाले में सीबीआई ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपने अरेस्ट होने को चैलेंज किया। Manish Sisodia this morning moved the Supreme Court asking for an urgent hearing challenging his arrest and the manner of the CBI investigation. और वहाँ सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर ऐसे ही लोग सुप्रीम कोर्ट में आते रहेंगे तो उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब मनीष सिसोदिया सीबीआई की गिरफ्तारी के कारण तिहाड़ जेल में थे, तब उनके पास ईडी आई और उनसे 9 घंटे तक पूछताछ की और मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें गिरफ्तार करती है। अब उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया। अक्टूबर 2023 से फरवरी 2024 तक ईडी ने केजरीवाल को 8 समन भेजे, लेकिन एक बार भी उन्होंने कंप्लाई नहीं किया और 10वीं समन के साथ चीफ मिनिस्टर के घर पहुंचते हैं। कुछ आम आदमी पार्टी के लीडर्स और वर्कर्स उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने देते। सेक्शन 144 लगाया जाता है ताकि 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सके। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स को पता चलता है कि उनका डर सच है। अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है। ईडी ने कहा कि उनके पास सीरियस एविडेंस है कि अरविंद केजरीवाल ने के कविता से 100 करोड़ मांगे
एक्साइज पॉलिसी चेंज करने के लिए। ईडी ने कहा कि पॉलिसी अनाउंसमेंट से पहले ही विजय नायर ने व्हाट्सएप पर अरुण पिल्लाई को और के कविता के सीए के साथ पॉलिसी को शेयर किया। ये साउथ ग्रुप को फेवर करने के लिए किया गया था और अरविंद केजरीवाल को इसके बारे में पता था। अब ये तो सीबीआई और ईडी की आर्गुमेंट थी, तो मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में क्या कहा? उनके लॉयर्स ने कहा कि सीबीआई और ईडी के प्रूफ दूसरों की स्टेटमेंट पर आधारित है और ये स्टेटमेंट उन पर प्रेशर डालकर ली गई है। तो आप ये सोचिए कि जो 25,000 करोड़ की कंपनी के मालिक का बेटा है और डायरेक्टर है, आप उसको 6 महीने तक जेल में सड़ाते हो। तो अप्रैल में आके वो टूट गया। अप्रैल में आके उसने अपनी स्टेटमेंट दे दी कि साहब हाँ, जो ईडी कह रही है वो सच है, मैंने 100 करोड़ रुपए दिए। अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई हो रही थी। तब उन्होंने ईडी से यही सवाल पूछा। जस्टिस खन्ना ने कहा कि आपको ये प्रूफ करना होगा कि मनीष सिसोदिया ने ये पैसे कहाँ यूज किए थे। हम जानते हैं कि ये चेन को एस्टेब्लिश करना मुश्किल है, लेकिन ये आपको करना होगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ईडी से पूछ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया इसमें शामिल थे या नहीं, फिर वो जेल में क्यों है? उन्हें जेल में इसीलिए रखा गया है क्योंकि उन पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरोप लगाया गया है, जिसमें बेल मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। शायद वही अरविंद केजरीवाल के साथ भी होने वाला है। 2018 में मोदी सरकार ने पीएमएलए के 2 स्ट्रिक्ट रूल्स को बेल के लिए शामिल किया गया है। पहला रूल ये है कि आपको कोर्ट में प्रूफ करना होगा कि आप इनोसेंट है, और दूसरा रूल ये है कि अगर आपको बेल मिलते है तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि आप आगे कोई क्राइम नहीं करेंगे। जब पीएमएलए और ईडी हाथ मिला लेते हैं तो ऑपोजिशन के लीडर्स के लिए ये भयानक कॉम्बिनेशन बन जाता है। 2014 से जब से मोदी सत्ता में आए हैं, तब से ईडी के 95% केसेस ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ हुए हैं। लेकिन ऐसे लीडर्स जब बीजेपी या उनके सपोर्टर्स के साथ जुड़ जाते हैं तो इन्हीं लोगों के केसेस अचानक से रुक जाते हैं। अब इस मामले में आगे क्या होता है वो अगली सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का क्या होगा? या अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी? और इस स्कैम के बारे में आपके क्या थॉट्स है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि इस स्कैम की वजह से दिल्ली के लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीएम अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने के बारे में, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।